हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 जून 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज के दिन से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हम लोग कवर अप करेंगे। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस बैंक ने स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सिडबी ने शुरू की थी स्वावलंबन एक्सप्रेस। अगला था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में, फ्रांस में। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोग के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने H1B वीज़ा को निलंबित कर दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने H1B वीज़ा को कैंसिल कर दिया है। H1B, L और अदर जो टेम्प्रोरी वर्क परमिट था उन सभी को निलंबित कर दिया है अमेरिका ने। H1B वीज़ा है क्या, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। पहले इस क्वेश्चन से कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं, जैसे इसको क्यों निलंबित किया गया है यानी क्यों कैंसिल किया गया है। तो दोस्तों इसको इसलिए कैंसिल किया गया है जिससे अमेरिका के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको जॉब मिल सके। वो इस समय जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। ठीक है, तो ये फ़िलहाल के लिए 31 दिसंबर 2020 तक ये निलंबित रहेगा H1B वीज़ा। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इंडियन IT प्रोफेशनल्स पर। H1B वीज़ा होता क्या है? ये दोस्तों एक ऐसा वीज़ा होता है जो अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनीज़ को दिया जाता है जो कंपनीज़ इंडिया के या फिर किसी अदर कंट्री के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनको हायर करती हैं। ठीक है, बेसिकली सीधी भाषा में आप लोग ये समझिए कि अगर कोई कंपनी है जो अमेरिका में ऑपरेट हो रही, कोई ज़रूरी नहीं है वो अमेरिकन कंपनी हो, कोई भी कंपनी जो अमेरिका में ऑपरेट हो रही है, उन कंपनीज़ को एक इस प्रकार का वीज़ा ये दिया जाता है जिससे वो अदर कंट्रीज़ के जो प्रवासी व्यक्ति हैं उनको अपनी कंपनी में हायर कर सके। तो इसके लिए ये लिमिटेड टाइम डिसाइड किया जाता है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है ये वीज़ा। तो ऐसे में हुआ ये कि जो लोग वीज़ा जिनका मतलब टाइम पीरियड ओवर हो गया था, डेट ओवर हो गई थी, जो लोग रेन्यूअल कराने वाले थे उनको प्रॉब्लम होगी, और जो लोग इसकी डिमांड में थे यानी कि जो लोग इसको चाह रहे थे, जो लोग अमेरिका में जॉब करने जा रहे थे, करने ही वाले थे इस टाइम पर, तो उनको नहीं मिल पाएगा। अब तो ये कब तक नहीं मिल पाएगा? 31 दिसंबर 2020 तक। तो यानी इसके बाद से जो भी अमेरिका में ऑपरेट होने वाली कंपनीज़ हैं उनको ये वीज़ा नहीं दिया जाएगा इस टाइप का, जिससे वो अदर कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, केवल अमेरिका के ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएंगे। अब इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इंडिया के IT प्रोफेशनल्स पे होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ऑपरेट होने वाली जो भी कंपनीज़ हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहती है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो इंडिया के ही एम्प्लॉयज़ पर देते हैं। ओके, तो इसलिए इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इससे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा H1 वीज़ा के बारे में, क्यों ये निलंबित किया गया है, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अमेरिका से स्टैटिक पॉइंट भी जान लेते हैं। अमेरिका ये रहा मैप में। अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी है US डॉलर। संसद का नाम है कांग्रेस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आप सभी को पता होगा, 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अमेरिका ने दोस्तों अभी हाल ही में WHO से अपने सारे संबंधों को, सारे रिश्तों को समाप्त कर दिया था, इसे ध्यान रखना है। WHO को जो फंडिंग देना था वो भी इस बार नहीं दिया अमेरिका ने। ठीक है, और अमेरिका ने अभी हाल ही में दोस्तों G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में अपने आप को शामिल करने का फैसला लिया। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने बेईदोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों बेईदोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है दोस्तों बेईदोउ, और इस सिस्टम का ये आखिरी सैटेलाइट था जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बेईदोउ आप ऐसा लीजिए, एक थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे GPS है, GPS जानते हैं ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है। GPS जो हम लोग यूज करते हैं ये अमेरिका का है। ये नेविगेशन के लिए लॉन्च किया गया है। GPS जो अमेरिका के द्वारा चलाया जाता है अभी तक। ऐसे ही इसी के कंपटीशन में चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है बेईदोउ नाम का। क्लियर है, तो इसके सैटेलाइट में कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए, तो इसका ये आखिरी सैटेलाइट था जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है।
सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया गया है, तो चाइना का जो लॉन्ग मार्च बी नाम का एक रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 3B, ठीक है, इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट चाइना का है। रॉकेट का काम मैंने आपको बताया था, रॉकेट का काम यही होता है बस कि ऑर्बिट में ले जाकर कोई भी सैटेलाइट हो उसको छोड़ देना। ओके, यही काम होता है रॉकेट का। रॉकेट और सैटेलाइट में डिफरेंस होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, अब चाइना ने अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है भाई, 2 नाम का। भारत का कौन है? भारत का दोस्तों नाविक है। अभी हालांकि पूरी तरीके से इंडिया इस पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ कुछ ही वर्क के लिए यूज किया जाता है नाविक नाम का, और अभी भी बहुत जगहों पर GPS ही यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा नाम आप लोग। चलिए, अब चाइना आया है, चाइना से हम लोग जान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। चाइना की राजधानी बीजिंग, यहाँ पर 2022 में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेल, यानी विंटर ओलंपिक। अभी मैंने कल ही ओलंपिक के बारे में बताया था आपको, ठीक है, जब ओलंपिक दिवस की बात आई थी, 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। रेन में भी यहाँ की करेंसी है, युआन भी कभी कभी ये बताता है। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, और शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा नगर है संघाई। अभी दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल ही रही है, आप सभी को पता है। इंडिया और चाइना के बीच में अभी हाल ही में दोस्तों गलवान घाटी में, कहाँ पर? गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। अब इसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, गलवान घाटी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने दोस्तों इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीबों को अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों भोजन कराने के लिए, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य यही होगा कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। अब इसके तहत दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बताया जा रहा है कि शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और दिन में ये 2 बार दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके लिए वो 100 करोड़ रुपए देगी। कितने? 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। चलिए, अब राजस्थान आया है तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। राज कौशल पोर्टल अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था, प्रवासी लोगों को उनके ही स्टेट में रोजगार देने के लिए, जॉब देने के लिए, ठीक है। और राजस्थान ने ही दोस्तों प्रोजेक्ट स्माइल लॉन्च किया था ई लर्निंग के लिए। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था और वहीं रैपिड टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही बना था। वन धन योजना वेबिनार का आयोजन राजस्थान ने किया। स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति भी नशा मुक्ति के लिए राजस्थान के द्वारा ही की गई थी। इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने हैं करंट अफेयर के जो हैं। हम लोग स्टैटिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। जयपुर है यहाँ की राजधानी, पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान ये रहा मैप में। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से हैं इसके चीफ मिनिस्टर राजस्थान के। कलराज मिश्रा जी यहाँ के हैं गवर्नर। सरिस्का टाइगर विहार रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में। राजस्थान से दोस्तों मैंने आपको कई झीलों को याद कराया था। कौन कौन से? जय समद आपको जयपुर से याद रखना है, राज समद आपको राजस्थान से याद रखना है, सांभर झील याद कराया था मैंने, पुष्कर मंदिर से मैंने पुष्कर झील याद कराया था आपको, ठीक है। तो इतनी झीलों का नाम आपको राजस्थान से याद रखना है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से शेयर करता है। क्लियर है? और क्या बचता है? हाईकोर्ट बचता है। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों इंद्रजीत मोहंती जी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस IIT संस्थान ने ध्रुवा नामक इंडियन रिसीवर चिप विकसित किया? तो अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने, किसने? IIT बॉम्बे ने दोस्तों ध्रुवा नाम का एक इंडियन रिसीवर चिप विकसित किया है। ध्रुवा की स्पेलिंग दोस्तों सही कर लीजिएगा, DH होगा, DHRUVA। ध्रुवा नामक इंडियन रिसीवर चिप डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। ये काम क्या करेगा? तो ये चिप का यूज़ दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स और जो रूटेड गैजेट्स होते हैं इनकी लोकेशन और पाथ को खोजने में, सर्च करने में ये यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को कैसे देगा? तो अभी मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन में बताया कि भारत का जो नेविगेशन ग्रुप है, सैटेलाइट है, नाविक नाम का है, नाविक। तो ये नाविक सैटेलाइट से पहले लेगा इन्फॉर्मेशन और उसी के जरिए इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रूटेड डिवाइस और मोबाइल फ़ोन्स के पाथ और लोकेशन को सर्च करने में। क्लियर? अच्छा, IIT बॉम्बे का नाम अभी आया था यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, QS द्वारा जो जारी की गई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें IIT बॉम्बे था दोस्तों भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में और ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी
172, ठीक है, 172वीं रैंक थी। IIT दिल्ली जो था ये 193वें नंबर पर था, और IIS बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का स्थान था 185वें नंबर पर। इसको याद होगा आपको। अभी कल मैंने जो वीकली करंट अफेयर रिवाइज कराया उसमें भी बताया था। इसके पहले मैंने इंडेक्स और रैंकिंग की 2 वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, IIT मद्रास अभी हाल ही में NIRF द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई थी इंडिया के इंस्टीट्यूट पर। इसमें IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा था, ठीक है। साथ ही साथ ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में 5 वर्षों में 5वीं बार लगातार ये टॉप पर रहा था IIT मद्रास, और ओवरऑल रैंकिंग में भी टॉप पर रहा था। और वहीं दोस्तों यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में IIS बेंगलुरु रहा था टॉप पर। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रिवाइज भी करा चुका हूँ। IIT हैदराबाद से आपको याद होगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इसने एक कोविड टेस्टिंग किट डेवलप किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में KBL माइक्रो मित्रा सुविधा लॉन्च की? तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक ने दोस्तों KBL माइक्रो मित्र नाम की एक सुविधा शुरू की है। ये सुविधा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू की गई है। अब इसके तहत जो छोटे उद्यमी हैं, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनको 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए और वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक ने इसे शुरू किया है। कर्नाटका बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 1924 में हुई थी इसकी स्थापना, 1924 में। मंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके MD और CEO हैं महाबलेश्वर MSc। अब ये दोस्तों बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हुए थे पिछले दिनों में, उस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लीजिए। ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, या फिर लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप एप्लीकेशन से जाकर सिंपली सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको वीडियो। उस वीडियो में बैंक से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उसको एक अलग कैटेगरी बनाकर, एक अलग उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर मैंने दे दिया होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद दोस्तों ऑल पर सिलेक्ट करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है, फिर ऑल पर सिलेक्ट करना है, तभी आपको शाम वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने सामानों पर उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने, इसे हम लोग बेसिकली GEM कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने दोस्तों उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है सामानों पर, ठीक है। यानी कि GEM ने कहा है कि जो भी विक्रेता हैं, जो भी सेलर्स होंगे, वो प्रोडक्ट का जब रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे तो उसी टाइम पर उसके मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन अगर जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, वो प्रोडक्ट में कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में भी अपडेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील वगैरह हो गया, इन सब पर जो प्रोडक्ट बिकते हैं दोस्तों, इन पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है। लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या फिर कहाँ का बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज़ प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं आसानी से। तो इस वजह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने यानी GEM ने ये रूल लाया हुआ है, नियम लाया हुआ है कि सभी लोग, सभी जो विक्रेता होंगे, चाहे वो अमेज़ॉन सेलर हो, फ्लिपकार्ट सेलर हो, ये लोग भी सामने बिल्कुल रखेंगे, लिखेंगे, इस बात को बताएंगे कि प्रोडक्ट किस कंट्री का बना हुआ है। क्लियर है? अब इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में और तेज़ी आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोग जब देख लेंगे कि ये चाइना का बना हुआ है, तो इस समय देख ही रहे हैं चाइना का बहिष्कार चल रहा है, सभी लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद कर दें यूज़ करना, क्योंकि यही जो पैसा होता है ये जाता है चाइनीज़ के पास। चाइनीज़ इसको यूज़ करती है अपने आर्मी में, अपने इक्विपमेंट बढ़ाने में, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करने में, और यही हम लोग के खिलाफ यूज होता है। चाहे डायरेक्टली इंडिया चाइना के बीच में युद्ध हो तब यूज हो, बॉर्डर पर यूज हो, या फिर इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान को पैसा देगा तो पाकिस्तान से टेररिज्म बढ़ाने के लिए ये यूज हो। तो कुल मिलाकर भारत के ही लोगों का पैसा भारत के खिलाफ यूज होता है। तो इस वजह से हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद करते हैं यूज़ करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता की? तो भारत ने दोस्तों फिलिस्तीन के लिए, किसके लिए? फिलिस्तीन कंट्री के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। UNRWA है क्या? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ये। तो अगले 2 वर्षों में भारत ने ये घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए देगा $10 मिलियन। कितना? $10 मिलियन।
अब इसके लिए भारत देगा UNRWA को, फिर UNRWA जो है वो फिलिस्तीन के शरणार्थियों पर इसे खर्च करेगा। ठीक है, ये UNRWA जो है यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है, इसमें सभी कंट्रियां अपने अपना योगदान देती हैं। ठीक है, तो भारत भी देता है। भारत जनरली दोस्तों इस बार $5 मिलियन देने वाला था, तो वो देगा भी। अब इस $5 मिलियन के एक्स्ट्रा यानी उसके अतिरिक्त देगा ये $10 मिलियन। ये $10 मिलियन स्पेशली फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए फिलिस्तीन जान लेते हैं हम लोग कि है कहाँ पर मैप में। सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। फिलिस्तीन जानने के लिए दोस्तों आप लोग पहले इजराइल को समझिए। इजराइल कहाँ पर है? तो आपको याद होगा, इधर आएंगे अरब कंट्रीज के पास, तो इधर छोटा सा है देश इजराइल। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आप लोग विवाद सुने ही होंगे। इतना आपको दिख रहा है इजराइल। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर और जूम करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा गाजा स्ट्रिप। ये रहा, ये छोटा सा है गाजा स्ट्रिप, ये भी फिलिस्तीन का पार्ट है। और ये यहाँ का जो इतना पार्ट है, इतना भाग, ये है फिलिस्तीन। अब इजराइल जो बाकी का ये जो पार्ट बचता है वो इजराइल है। ठीक है, तो अब इसी पार्ट में चल रहा है विवाद। ठीक है, फिलिस्तीन में इजराइल में अक्सर ये चर्चे में रहता है। ठीक है, अपनी राजधानी को लेकर के, अपनी करेंसी को लेकर के अभी तक एग्जैक्ट करेंसी, एग्जैक्ट राजधानी भी नहीं डिसाइड है। जैसे जेरूसलम को राजधानी अपना ये भी बताता है। ठीक है, प्रोक्लेम्ड कैपिटल बताता है ये फिलिस्तीन। जो गाजा मैंने आपको दिखाया, गाजा इसकी लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, और वहीं रामल्लाह को इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अपना बनाया हुआ है। यहाँ के प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के महमूद अब्बास जी। और करेंसी में भी डाउट है, करेंसी सब लोग अपना अपना अलग अलग ही मानते हैं। जैसे कुछ की करेंसी ये इजिप्टियन पाउंड है। जैसे अब मान लीजिए ये गाजा है तो इधर इजिप्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इधर इजिप्टियन पाउंड हो गया। अब ये इजराइल से इधर टच में है तो इजरायली न्यू शकेल यहाँ की करेंसी हो गई। इधर ये टच में है जॉर्डन के, तो यहाँ इस क्षेत्र का जो करेंसी माना जाता है वो लोग जॉर्डन दिनार मानते हैं। तो 3 करेंसी भी हो गई। इस वजह से फिलिस्तीन दोस्तों चर्चे में रहता है। अभी विवाद क्लियर नहीं हुआ है, काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आती होगी। वीडियो से आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, नई जानकारी जो समझ में आपको आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा रिटर्न मेहनत करो हमारे लिए, वीडियो को शेयर कर दो। शेयर करने में कोई मेहनत वैसे लगनी नहीं है। आप लोग शेयर दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, वीडियो भी शेयर कर दिया करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच दोस्तों अभी हाल ही में वसीम जाफ़र को बनाया गया है। वसीम जाफ़र, आपको याद होगा नाम, अभी मार्च में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। रणजी क्रिकेट का इन्हें सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। क्लियर है? इनसे ज़्यादा रन रणजी क्रिकेट में अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। 20,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, 150 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं। इनसे ज़्यादा मैच भी रणजी में किसी ने नहीं खेला है अभी तक। ठीक है, और बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने रणजी क्रिकेट में बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया, वसीम जाफ़र जी को। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी ने युक्ति 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। युक्ति प्लेटफॉर्म के बारे में तो आपको याद ही होगा, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था 1-2 महीने पहले। HRD मिनिस्टर ने यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे वर्चुअली लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। युक्ति होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आई रिपीट, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो युक्ति जो पोर्टल ये लॉन्च किया गया है 2.0, एक नया उसका संस्करण लॉन्च किया गया है, एडिशन लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म जो होगा ये दोस्तों हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और स्टार्टअप्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यानी जो हायर एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आपसे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को बताया जाएगा। क्लियर है? तो इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायण का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो नेस्ले इंडिया ने दोस्तों अपने CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सुरेश नारायण दोस्तों पिछले 5 वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं। अगस्त में ये आए थे। ठीक है, अगस्त 2015 में ये शामिल हुए थे नेस्ले इंडिया से।
तब दोस्तों आपको याद होगा कि मैगी विवादों में चल रहा था, मैगी पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, ठीक है, कि मैगी में ग्लास पाया जाता है, कांच के पाए जाते हैं टुकड़े, इस वजह से मैगी बैन भी हुआ था कुछ समय के लिए। उसी टाइम पर ये आए हुए थे, उसके बाद अपनी कंपनी को उभारा, नेस्ले इंडिया का ही है मैगी प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंपनी को इन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया दोबारा से एक बार फिर से, और इनको एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल अभी 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था, 31 जुलाई 2020 को समाप्त होना था, लेकिन एक बार फिर से 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। क्लियर बिल्कुल। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि सिर्फ वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, को फालतू के क्वेश्चन लेकर के नहीं ढोने हैं, ठीक है। पढ़ो वही सिर्फ जो एग्जाम में पूछा जाए इस समय, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स डेट वगैरह आ चुकी हैं और एग्ज़ाम्स अब तेज़ी से होंगे, जो भी होंगे, जिनके डेट नहीं आए हैं उनके भी डेट जल्द ही आ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसकी वीडियो की क्विज आप लोग सॉल्व कर सकते हो MJT ऐप से, वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन भी कराया जाता है, ऑडियो रिवीजन भी आप लोग कर सकते हो। 5 मिनट में डेली समय निकाल के ऑडियो रिवीजन जरूर कर लिया करो। बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? कल ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला है, थैंक्स मॉम नामक अभियान किसके लिए शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। वो टॉप 15 लोग हैं: अनंत मांझी, भावना जोशी, श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, स्वर्णेश्वर कुमार, रविशंकर, शुभम यादव, स्वतंत्र यादव, साबिर आलम, प्रेरणा राय, शांति प्रिया, जात तुश्री, शिवानी कुमारी, पायल गोयल। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है। ये टॉप 15 लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया।